दिग्विजय चौहान, इनका सवाल ऐसा है कि आपने आरएसएस के पेपर में ही क्यों काम किया? उस वक्त क्या दूसरा कोई पेपर था नहीं काम करने के लिए? और दूसरा ये भी सवाल पूछा है कि आप बातें करते हो तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आप आरएसएस की जब तारीफ करते हो तो आरएसएस का ही हिस्सा सनातन संस्था है, इसके बावजूद आप आरएसएस की तारीफ करते हो तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मुझे काफ़ी लोग आरएसएस वाला समझते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आरएसएस वाले मुझे अपना नहीं समझ सकते, ना ही समझते। मैं जिस विचारधारा से आया हूं, मुझ पर सबसे ज़्यादा संस्कार गांधी विनोबा के हुए हैं। आचार्य दादा धर्माधिकारी उसी का हिस्सा थे। किसी का द्वेष करना ये जीवन का हिस्सा मेरे नहीं हो सकता है। जहां तक जमे सबके साथ में प्यार से रहो, अलग विचारधारा होने के बावजूद उसका सम्मान करो और आगे चलो, अपने विचारों पर अड़िग रहो। अब मैं शुरुआत तरुण भारत से करता हूं, जो आरएसएस का पेपर था। देखिए, मैं इमरजेंसी में जेल में था और जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट जो चला है 72, 73, खासकर 73, 74 में काफ़ी आरएसएस वाले पूरे देश में जुड़ गए थे साथ में, तो तब भी साथ में काम करते थे। मैं संगठन में महत्व के पद पर था और 1974 में, 1975 में जब ये जयप्रकाश का आंदोलन बहुत बड़ा बना तो नेचुरली जाने अनजाने में हम तरुण शांति सेना के लोगों को, बाद में उसका रूपांतरण छात्र युवा संघर्ष वाहिनी में हुआ, काफ़ी महत्व आया था। तो आरएसएस के बड़े बड़े लोगों के साथ में भी उसके कारण संबंध आया। फिर जेल में गया, हमने पहले ही एक्शन ली थी, इसलिए वर्धा के जेल में गए। हम पर मिसा नहीं लगा, DIR पुराना अंग्रेजों का कानून है वो हमको लगा था, इसीलिए कोर्ट ने हमको बाइज्जत बरी किया और हम बाहर आ गए। नहीं तो हमको 18 महीने जेल में रहना पड़ता था, लेकिन 18 महीने मिसा के अंदर रहते तो फिर भारत के बड़े बड़े लोगों के साथ में रह पाते, ज़्यादा सीखने का अवसर प्राप्त होता। तो हम वर्धा के जेल में 3 विद्यार्थी और बाकी मैंने कैदी जो बात की वो थी उस ढंग से। छूटने के बाद में जिस कॉलेज का मैं हीरो था, कॉलेज के प्रिंसिपल एक मिलिट्री वाले थे, आगे चलकर वो नागपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। मैं बहुत लोकप्रिय विद्यार्थी था मेरे कॉलेज का। मैं इंग्लिश में MA कर रहा था। छूटने के बाद में संभव नहीं था मेरे लिए कि नागपुर जाकर आगे की पढ़ाई पूरी करे, तो मैंने लॉ के लिए एडमिशन मांगी। जिस कॉलेज का मैं बहुत लोकप्रिय विद्यार्थी था, कॉलेज के हर फील्ड के प्राइजेस प्राप्त करता था, कॉलेज के सभी प्राध्यापक मुझे बहुत सम्मान देते थे, उसी कॉलेज के मिलिट्री में मेजर रहे प्रिंसिपल ने मुझे रूम में से हकाल दिया। ऐसे देशद्रोहियों को मैं मेरे कॉलेज में एडमिशन नहीं दूंगा। जेल में से बाइज्जत बरी कर कर छूट गए थे। मैंने आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश की कि मेरा कोई गुनाह सिद्ध नहीं हुआ, मुझे केस में से बाइज्जत बरी छुड़ा है। इसके बावजूद उन्होंने रूम में से बाहर निकाल दिया, देशद्रोही कर कर। अब देशद्रोही व्यक्ति को कहीं एडमिशन नहीं मिल रही। मैं यवतमाल गया, मेरे माता पिता वहां शिफ्ट हो चुके थे। अब मेरे को कॉलेज में तो एडमिशन नहीं मिलने वाली है, नागपुर में जाकर पढ़ाई करने की अवस्था नहीं है। तो मैंने यवतमाल में दत्त चौक में एक रसवंती शुरू की। पूरी तैयारी हुई, रसवंती शुरू होने का समय आ गया, गन्ना वगैरह सब आकर गिरा था और उसी वक्त इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी पीछे ली और चुनाव डिक्लेयर किए। तो वो रसवंती का सब सामान वैसा ही गिरा है, वो गन्ना सड़ रहा है और मैं चुनाव के प्रचार में जुड़ गया, क्योंकि जिस इंदिरा गांधी ने हमको जेल में भेजा उसको सबक सिखाना है।
3-4 जिलों में प्रचार करते रहे। उसी में हमको बहुत अच्छे ढंग से वक्तृत्व सीखने की और ज़्यादा अच्छा अवसर मिला। ज़्यादा अच्छे ढंग से हम लोगों को रोक पाए, पकड़ पाए। उसके पहले भी मैं बहुत डिबेटिंग करता था, प्राइजेस भी लेता था, लेकिन वो स्तर अलग था। और चुनाव में जो भाषण करने का अवसर प्राप्त हुआ, उसके कारण अलग ढंग का एक वक्तृत्व सीखने का अवसर मिला। पहला चुनाव, दूसरा चुनाव, बीच में मैं रसवंती करता गया। हम यवतमाल में कुछ मित्रों के साथ में, जिसमें प्राध्यापक नमा जोशी, बाळ सरोदे, एकनाथ डगवार वगैरह ये सब हमारे मित्र थे, इनके साथ में मैं गांव में बहुत एक्टिविटीज़ करता था। वक्तृत्व कलोपासक संघ चलाता था, चुनाव के ये सभी प्रचार वगैरह काम करता था, और सभी रसवंती हमारा अड्डा बन चुका था। उसमें हमने एक भोजना, लोगों को खाना खिलाने के लिए, जिसको खानावड़ कहते हैं, भोजनालय कहते हैं, वो शुरू किया था। वो घाटे में गया, इमरजेंसी में कीमतें बढ़ी, मेरा सस्ते में चलता रहा उसी कीमत में, क्योंकि सभी कॉलेज के स्टूडेंट थे। वो कहते थे सर बढ़ाएंगे तो कहाँ से लाएंगे पैसे। उस अवस्था में मागो वैद्य, तरुण भारत के संपादक, किसी कारणवश यवतमाल में आए। आने के बाद में ये जो प्राध्यापक नमा जोशी थे, मेरे साथ जो काम करते थे, वो कॉलेज में प्रोफेसर थे। उन्होंने कहा ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ हम करते हैं। उनको बहुत अचरज लगा। वो मेरे रसवंती में आए, हमारा क्या काम चलता है, किस ढंग से हम करते हैं, इसकी सब जानकारी उन्होंने ली। और फिर मुझे पूछा आगे क्या करने वाले हो। मैंने कहा आप थोड़े पैसे इकट्ठा हो गए रसवंती चलाकर, तो मैं नागपुर में सीखने के लिए आऊँगा। मेरा सेकंड ईयर बाकी है, सेकंड ईयर पूरा करूँगा, पार्ट 1 तो हो गया। एमए इंग्लिश कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि नागपुर जब आओगे तब आप आ जाइए मुझसे मिलने के लिए। और तभी उस मीटिंग में वो हमारे पूरे एक्टिविटीज़ पर बहुत खुश हुए, नमाक पर भी बहुत खुश हुए, और यवतमाल में उनको डिस्ट्रिक्ट करस्पॉन्डेंट बना दिया तरुण भारत का। तरुण भारत 1978 में, ये 77 की बात, 77-78 के, बहुत प्रेस्टिजियस पेपर था। आरएसएस का है नहीं है इसके बारे में ज़्यादा विचार नहीं होता था। विदर्भ में 11 जिलों में नंबर 1 पेपर था। इमरजेंसी के कारण, इमरजेंसी के बाद में तो उसका सेल भी बहुत बड़ा, प्रेस्टीज भी उसको बहुत बड़ा प्राप्त हुआ, क्योंकि देश में सरकारी बदल चुका था, केंद्र की सरकार बदल चुकी थी। इस कारण बहुत कुछ महत्व उसको प्राप्त हुआ था। मुझे याद है कि कॉलेज के दिनों में मेरा एक छोटा सा आर्टिकल छपकर आया था यूथ कॉलम में, तरुण भारत के। और ये छोटा सा एक आर्टिकल था, माझी जीवन माझी मूल्य। मेरे उपप्राचार्य ने, असिस्टेंट प्रिंसिपल ने, वाइस प्रिंसिपल ने, वो कॉलेज के बोर्ड पर लगाया था, काट कर उसका हिस्सा लाइब्रेरी में लगाया था, और हर क्लास में सुनाया था कि ये श्याम कितना अच्छा लिखता है। और पूरे गांव में मैं ऐसा छाती फुलाकर घूम रहा था। मेरा कॉलेज बहुत बड़ा था, करीबन हर फैमिली की एक ना एक व्यक्ति, एक ना एक लड़की या लड़का कॉलेज में सीखता था, ये मुझे याद है। उसके पहले मैंने 1-2 आर्टिकल लिखे थे, जो शिविर हम तरुण शांति सेना के कवर करते थे, वो लिखे थे, प्रसिद्ध हुए थे। लेकिन बहुत लिखता था, कथाएं लिखता था, नॉवेल्स लिखता था, कविताएं लिखता था, घंटों से लिखते रहता था। एक दिन में तो किसी को लिखाई आती नहीं है। मागो वैद्य ने मुझे निमंत्रण दिया। वो तरुण भारत के संपादक थे, प्रधान संपादक थे। मैं नागपुर गया। मुझे लगा कि इतने बड़े आदमी को कैसे मिलने को जाना। मेरी बहुत एक्टिविटीज चलते रही, और उस एक्टिविटीज़ में एक दिन मिलने के लिए मुझे कुछ काम था प्रेस से, इसलिए गया। तब उन्होंने मुझे पहला सवाल पूछा कि तुम्हें इतने महीने हो गए यहाँ आ गए हो, तुम मिलने को नहीं आए। मैंने कहा कि बात ऐसी है कि मुझे ऐसा लगा इतने बड़े आपने बोल दिया, आपने सीरियसली बोला नहीं बोला, आपसे मिलने को कैसे आए, संकोच के कारण मैं आपसे मिलने को नहीं आया। बोले मुझे आपके एक्टिविटीज़ का बहुत अच्छा पता चलता है। बोले कैसे आपको पता चलता है? नहीं, बोले आप यूनिवर्सिटी का जो परिसर है वहाँ पर जो कुछ करते हो, उपद्व्याप यानी जो एक्टिविटीज़ करते हो, वो सब मुझे पता चलती है, क्योंकि मेरा बेटा वहाँ पढ़ता है, वो केमिस्ट्री में पढ़ता है और आपका बहुत बड़ा फ़ैन है, और घर में क्या क्या आपके बारे में बोलते रहता है।
तब मुझे पहले बार पता चला कि मेरी सभी एक्टिविटीज़ उन तक पहुंचती हैं। उन्होंने कहा इतनी एक्टिविटीज़ करते हो तो कुछ लिखो। एक आर्टिकल मुझे लिखने को कहा, मैंने लिखा, उनके सामने लेकर गया, उन्होंने पढ़ा। पढ़ने के बाद में उन्होंने कहा कि ऐसा करो और कुछ लिख के लाओ। मुझे लगा कि मैंने पहले जिस स्टाइल से लिखा था, बहुत साहित्यिक लिखा था, शायद उनको पसंद नहीं आया। दूसरे स्टाइल से लिखा, दूसरा आर्टिकल, दूसरा ले गया, वो मेरे सामने ही बिठा कर पढ़ा। और फिर उन्होंने कहा ऐसा करो, हर हफ्ते में एक आर्टिकल लिखो। आप जो कॉलेज के परिसर में जो कुछ करते हो यूनिवर्सिटी में, उसके बारे में लिखो, बाकी लोगों के बारे में लिखो। हम एक यूथ कॉलम शुरू करते हैं, महाविद्यालयाचा परिसर। और तब मुझे उन्होंने दो बातें समझाई। पहली बात उन्होंने मुझे समझाई कि देखो, मैं जानता हूं कि तुम आरएसएस के विचारधारा के नहीं हो। मैं ये भी जानता हूं कि तुम गांधी, विनोबा के, जयप्रकाश नारायण के विचारधारा के हो। लेकिन हमारी जो मर्यादा है उसको ध्यान में रखो। दूसरा, मैं ये भी जानता हूं कि आप हम में से नहीं हो, यानी आरएसएस वाले भी नहीं हो और जाति के भी नहीं हो। तो ये मर्यादा मैं जानता हूं, आप भी मेरी मर्यादा को समझ लीजिए। और मैं कहता हूं कि आगे 2.5 साल तक मैं तरुण भारत में लिख रहा था। मुझे इतनी स्वतंत्रता दी गई थी कि आपको अचरज लगेगा कि आरएसएस का पेपर है। मैंने वहां कुमकुम लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, चूड़ियां पहननी चाहिए, नहीं पहननी चाहिए, ये भी चर्चाएं करवाई। कॉलम बहुत लोकप्रिय हुआ। उन दिनों में अगर तरुण भारत में एक आर्टिकल छपकर आता है, साल में 1-2 बार आर्टिकल छप के आते हैं, तो प्राध्यापक अपने रिज्यूमे में लगाता था कि अधुन मधुन तरुण भारत में आर्टिकल लिखते हैं, बीच बीच में तरुण भारत में आर्टिकल लिखते हैं। साल में 1 या 2 आर्टिकल लिखने वाला भी रिज्यूमे में ये कहता था, अपने परिचय पत्र में कहता था। इतना प्रेस्टिजियस माना जाता था। ना ही मैं आरएसएस वाला, मैं विचारधारा से अलग हूँ, स्वतंत्र हूँ, ये उनको पता था। आरएसएस में सभी एक जाति के लोग रहते हैं, या फिर कम से कम तरुण भारत में एक जाति के लोग रहते हैं, ऐसी तब मान्यता थी। इसके बावजूद, उस जाति का मैं न होने के बावजूद, मुझे वहां पर उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, हालांकि बोलना चाहिए अधिकार दे दिया। उस कारण मेरी मूवमेंट, उस जमाने में हम स्त्री मुक्ति आंदोलन चलाते थे, पूरे विदर्भ में वो आंदोलन फैलने में उसकी मदद हुई। मुझे पूरे विदर्भ में रिकॉग्निशन मिला। तरुण भारत के कारण मैं जो लिख पाया, उसके कारण मेरा वक्तृत्व और तरुण भारत, इस कारण मेरी पहचान बनी अलग ढंग से। उसी के आधार पर किर्लोस्कर प्रेस में मुझे मुकुंदराव किर्लोस्कर ले गए और वहाँ पर मुझे नए विचारों का पता चला। मैं इतना ही कहूँगा, मुझ पर कभी भी विचारों की मर्यादा लादने का प्रयास मागो वैद्य या फिर तरुण भारत के संपादकों ने नहीं किया। पूरी स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन उनकी कुछ मर्यादाएं थी। उस मर्यादाओं का बार बार उल्लंघन होता था। इसके बावजूद वो मुझे सहते थे। मैं सभी के बारे में लिखता था। मैंने लिखा था विद्यार्थी परिषद के बारे में। विद्यार्थी परिषद का एक डेपुटेशन आया, मेरे ही मित्र उसको डेपुटेशन को लीड कर रहे थे। आप बड़े मंत्री है। तब मागो वैद्य जी ने उनको सुनाया कि श्याम तो कभी गलत लिख नहीं सकता है। अगर उसने लिखा है तो ये बात सच होनी चाहिए। अगर ये सच है तो उसको निकाल डालो तुम्हारे इसमें से। अगर झूठी है तो स्पष्टीकरण दो, मैं छाप देता हूं, शाम को भी बुला लेता हूं, उनके सामने ही बात होगी। इतना विश्वास उन्होंने हमेशा रखा। यानी तरुण भारत के पेपर में रहने के बावजूद मैं विद्यार्थी परिषद के कुछ गलत चीजों पर भी प्रहार कर रहा हूं, युवक कांग्रेस के भी प्रहार कर रहा हूं, उनके गलत चीजों पर। एक तटस्थता से काम करने वाला मैं व्यक्ति था। मनोर में गया,
वहाँ तो विचारों का साथी यानी साथ में ही थे हम, विचारों का कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इंसानों के साथ में प्रॉब्लम आया। फिर मैं नागपुर वापस आया, तरुण भारत ज्वाइन किया। तब तक मेरे विचार इतने बदल चुके थे कि उनके साप्ताहिक को मैंने ज्वाइन किया। साप्ताहिक का सेल अच्छे ढंग से बढ़ रहा था। जो युवा अंक दिवाली का निकाला, उसमें इतनी बातें थी कि जो पूरा का पूरा बोर्ड था तरुण भारत का, वो पूरी तरह से क्रोधित हो गया। उन्होंने निर्णय लिया श्याम मानव को बाहर निकालना। तब इन्हीं मानव वैद्य जी ने, जो आगे चलकर आरएसएस के बौद्धिक प्रमुख रहे, उन्होंने विरोध किया, मानव जी को हम निकाल नहीं सकते। फिर निर्णय हुआ कि वो साप्ताहिक ही बंद करें। साप्ताहिक ही बंद कर दिया गया। फिर वो बोले कि ठीक है, आप साप्ताहिक बंद करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट ही उस साप्ताहिक के लिए, वीकली के लिए है। तो ये मेरा तरुण भारत के साथ में रिलेशन रहा। उन्होंने कभी अपने विचार मुझ पर लादे नहीं। जब तक सहन होना पॉसिबल था तब तक मुझे सहन किया। जब मुझे सहन नहीं कर पाए तब भी मेरे पीछे मेरे संपादक दोनों खड़े रहे, लेकिन बोर्ड नहीं माना तो वीकली ही बंद कर दिया। यानी मुझे निकालने की नौबत ही नहीं आई। तो आरएसएस के लोगों का मेरे साथ में अनुभव जो है, एक व्यक्ति कर बहुत अच्छा है, लेकिन विचार तो मैं वहां भी रखते आया हूं और बाहर भी अलग विचार रखते आया हूं। फिर अंधविश्वास के खिलाफ मैंने काम शुरू किया। अगर तरुण भारत मन में लाता तो शुरुआत में ही मुझे काम में बहुत बदनाम कर सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं ऐसा किया। उन्होंने जहां तक पॉसिबल है, उनकी जो मर्यादा है उस मर्यादा में काफी सपोर्ट किया। नहीं तो मैं लोकमत में लिख रहा हूं एक बाबा के खिलाफ और तरुण भारत उसका समर्थन कर रहा है, ऐसा अगर होता तो मेरे कहने को मतलब ही नहीं बचता। उन्होंने कभी उस बाबा का समर्थन नहीं किया। कल मैं शुकदास बाबा के बारे में शायद बात करूंगा, तब ये बात आपके सामने आएगी। तो तरुण भारत और आरएसएस, मेरा संबंध आरएसएस से आया। जेल में जो लोग थे उनके साथ में आया, आरएसएस के लोग ज्यादा थे, 2 महीने के लिए आए थे। काम जो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के साथ में चल रहा था, उनके साथ में प्रभोज महाजन से लेकर कई लोगों के साथ में संबंध आया। फिर बाद में मागो वैद्य के कारण और नागपुर का होने के कारण काफी लोगों से संबंध आया। नितिन गडकरी जी से लेकर सब लोगों से संबंध आया। देवेंद्र फडणवीस के पिताजी गंगाधर राव मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, बराबरी से मेरे साथ व्यवहार करते थे। इमरजेंसी के बाद में, मैं छूट के आने के बाद में, हम काफ़ी अलग अलग एक्टिविटीज़ करते रहे। लेकिन ये लोग अलग हैं, विचारधारा के अलग है, लेकिन इंसान कर अलग है, ऐसा कभी मुझे लगा नहीं, महसूस हुआ नहीं। और ये कम्युनिस्टों के साथ में मेरा रहा है, समाजवादियों के साथ में मेरा रहा है। अच्छे बुरे अनुभव हर जगह है, और इसलिए अपने विचारों पर अड़िग रहने के बावजूद अलग अलग विचारधारा के लोगों के साथ में मेरे संबंध अच्छे रहे हैं। विचारधारा से मैं ना आरएसएस वाला हूं, आरएसएस वाले भी बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि मैं विचारधारा से आरएसएस वाला नहीं हूं। मेरे विचारों को बहुत अच्छा जानते हैं। मेरी वैचारिक लड़ाई नागपुर में मेरे ही संपादक के साथ में जाहिर तरीके से हुई है, मागो वैद्य जी से हुई है। परिसंवाद में हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते थे। वही क्यों, राम शेवाड़कर है। राम शेवाड़कर तो मेरे बहुत नज़दीक थे, पिताजी जैसे थे, मित्र मानते थे, मेरे पिताजी के मित्र थे। वो तो सर्वोदय आंदोलन से बहुत जुड़े थे, आचार्य कुल के प्रमुख थे। वो भी विचारों से मेरे अलग थे। हम एक ही स्टेज पर अलग अलग विचार रखते थे, लेकिन मैं हमेशा उनका आदर रखता था, वो भी मेरा आदर रखते थे। तो ये परंपरा रही है। अब आपने सवाल पूछा कि तरुण भारत के अलावा आपको कोई दूसरा नहीं मिला क्या? अरे भाई, जब लिखने के क्षेत्र में मेरा कोई नाम ही नहीं है, तब इतना बड़ा कॉलम एक मुझे दे जो 2.5 साल तक आगे चलाता रहा मैं, उसमें से जो लोकप्रियता मिली, तरुण भारत में अलग अलग जाति के लोग बड़े पैमाने पर लिखने लग गए, ये पहली बार हुआ। उसमें से एक मूवमेंट चली, मेरी मूवमेंट उसमें से बड़ी हुई। उसी के आधार पर लोकमत ने मुझे बुलाया। नहीं तो मैंने दरड़ा जी के खिलाफ तो चुनाव में बहुत प्रचार किया था इमरजेंसी के बाद में। मैं सोच भी नहीं सकता कि दरड़ा जी के लोकमत में मुझे लिखने का अवसर मिलेगा, लेकिन मेरे यूथ कॉलम के कारण उन्होंने बुलाया।
इसी कारण मुझे मनोहर में पुणे में जाकर पत्रकारिता करने का अवसर मिला और मुझे पूरे महाराष्ट्र की समझ आई। इसी कारण मेरा आंदोलन चलकर, जब मैंने 1982 में अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के नाम पर आंदोलन शुरू किया तो मैं महाराष्ट्र के लिए नोन व्यक्ति था। एक पत्रकार इस रिश्ते से और एक वक्ता इस रिश्ते से नोन व्यक्ति था, इसीलिए इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर पाया। तो इसके पीछे ये सब पार्श्वभूमि है। तो कई लोगों को लगता है क्योंकि जिस ढंग से लोगों पर अटैक किया जाता है, बोला जाता है मैं बहुत शुद्ध हूँ विचारों से, ये बात रखने के लिए दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करना या फिर अटैक करना, ये पहले से मेरा स्वभाव नहीं रहा है। मैं बहुत एग्रेसिवली बात रखता हूँ अपनी, लेकिन विचारों के स्तर पर मैं एग्रेसिव नहीं होता, बोलने के स्तर पर होता हूँ, फिर भी किसी का अपमान न करते हुए अपनी बात को रखता हूँ। तो ये मैं सब गांधी विनोबा के ट्रेडिशन से आने के कारण शायद है। तो आपकी जो समझ है वो थोड़ी अलग हो सकती है, और मैं जानता हूँ कि आप सनातन संस्था और आरएसएस को जोड़ रहे हो, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। मुझे अंदर से ये बात बहुत अच्छे ढंग से मालूम है। एक विचारधारा के अलग अलग लोग जुड़ते रहते हैं एक दूसरे के साथ में, इस ढंग से उनका एसोसिएशन है। अगर आरएसएस का वो हिस्सा होते तो उसमें डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की, गोविंद जी पानसरे जी की, कलबुर्गी जी की और अपनी पत्रकार गौरी लंकेश की कभी हत्या नहीं होती, क्योंकि इन लोगों की हत्या कर कर आरएसएस को कोई फायदा नहीं है, होगा तो नुकसान ही होगा। इतनी समझ तो होनी चाहिए हर व्यक्ति को। मैं नागपुर का हूँ, नागपुर में पत्रकारिता की है। वहाँ से अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की इतनी ताकतवान, इतनी लड़ने वाली, इतने बड़े पैमाने पर बाबा मांत्रिकों को, देवियों को एक्सपोज करने वाली मूवमेंट खड़ी की। जितने बाबा मांत्रिक, देवी, ज्योतिषी, इन प्रकार के लोगों को हमने एक्सपोज किया, उतने दुनिया में किसी ने आज तक नहीं किए। तो इतनी बड़ी मूवमेंट खड़ी करना, इतना एग्रेसिव तरीके से ये काम करना और सबको लेकर साथ में लेकर चलना, ये एक बहुत ही असंभव सा दिखने वाला प्रयास हमने किया। और सबको साथ में लेकर चलने की जो हमारी प्रवृत्ति थी, इसी कारणवश ये सक्सेस मिली है। ये भी आप हमेशा याद रखो। मेरे मूवमेंट में सावरकरवादी विचार के लोग थे। आरएसएस वालों में कुछ विज्ञानवादी विचार करने वाले लोग होते हैं, वो भी मेरे मूवमेंट के साथ में जुड़े रहें। कम्युनिस्ट लोग जुड़े रहें, दलित संगठन के लोग जुड़े रहें, समाजवादी संगठन के लोग जुड़े रहे। आगे चलकर समाजवादी अलग हो गए, उन्होंने अपना अलग कुनबा बना लिया, वो बात छोड़ दीजिए। लेकिन सभी विचारधारा के लोग मेरे साथ में, मेरे संगठन में जुड़े रहें और सबको लेकर हम साथ में काम चलते रहे कि ये प्लेटफॉर्म है। अंधविश्वास के दायरे में हम काम करेंगे। आपके विचार अलग हो सकते हैं, आपके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन इस दायरे में हम साथ मिलकर काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब सही ढंग से आप तक पहुंचा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।